Hello, everyone. A very good evening to all of you. Good evening, guys. I welcome to all of you on my YouTube channel, which is English with Gauri ma'am. So, this is your English educator Gauri Bhatt. So, let's start the session. और आज आपका डे कितने रह गए हैं, कितने कितने बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एसबीआई क्लर्क मेंस के सेकंड पेपर 4 मार्च के कितने दिन रह गए हैं। आज आपका 2 मार्च हो चुका है। इट मीन्स आपके पास सिर्फ कल कल का दिन और रह गया है रिवीजन करने के लिए। और उसके आफ्टर दैट आपका नेक्स्ट डे एग्जाम होगा मंडे को। इस बार मंडे को एग्जाम हुआ है, चलो बहुत अच्छी बात है। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ टाइम। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा हमारा बच्चा है, कोई भी हमारा ऐसा दोस्त है जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अब तक, तो वो जल्दी से प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के पेपर में हम डिस्कस कर रहे हैं मेमोरी बेस्ड। लास्ट 2 डेज रह गए हैं आपके लिए। एक एक सेशन, एक एक चीज बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेशन को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, प्रॉपर देखिएगा विदाउट फॉरवर्ड किए हुए कि आप थोड़ा आगे बढ़ा बढ़ा करके देख रहे हो कि हम मेन मेन क्वेश्चंस देख लेते हैं। नहीं, किस समय पर मैं क्या इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आप लोगों को नहीं मालूम है, तो इसलिए सेशन को पूरा वॉच करिएगा, ठीक है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जल्दी से आप लोग प्लीज एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा जल्दी से। जल्दी से ये काम कर दो, फटाफट से कर दो लाइक और शेयर। देखो आपके जितने भी दोस्त हैं ना, मित्र हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप पर आप ऐड हो किसी के साथ, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड हो, हर जगह पर आप शेयर करिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ठीक है। सबसे पहले आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। देखिए मेमोरी बेस्ड पेपर जो होता है ना, वो एग्जाम के टाइम पर आपको बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल होता है। ओके, ठीक है, चलो। हाँ, पेपर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। क्यों होता है? क्योंकि मेमोरी बेस्ड पेपर एक आपको आइडिया देता है कि एग्जाम में क्या क्या आ सकता है, किस पैटर्न के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले प्लीज आप लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू द हाईलाइटेड वर्ड प्रॉमिसिंग। आपको प्रॉमिसिंग वर्ड में नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सिमिलर मीनिंग रखने वाला वर्ड लाना है। लेकिन लेकिन आपका एग्जामिनर एक चीज और कह रहा है, प्लीज उसको ध्यान से सुनिएगा। वो ये कह रहा है कि विच इफ रिप्लेस्ड, अगर आपको दिए गए ऑप्शन में से आप रिप्लेस करते हो तो विल नॉट चेंज द इंटेंड मीनिंग ऑफ द गिवन सेंटेंस। मतलब प्रॉमिसिंग का जो मीनिंग है ना, वही मीनिंग का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उसका सिमिलर रख दिया लेकिन उसका मीनिंग कुछ और निकल के आ रहा है। इस चीज का आपको ध्यान देना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यू हैव टू टेल मी द राइट आंसर। आपको मुझे आंसर बताना है। फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर्स बताइए। आज मैं देखूंगी कि कितने स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं, ठीक है। आज मैं यही देखने वाली हूँ कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट करते हैं और कमेंट में मुझे आंसर देते हैं। चलिए स्टार्ट करिए, सेशन को बताना स्टार्ट करिए फटाफट। गाइस हरी अप, फटाफट बताइए कौन कौन से वर्ड्स, कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच कैरी कर रहे हैं, ये भी आपको बताना है, ठीक है। कौन कौन से वर्ड्स, कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच को कैरी कर रहे हैं, आपको ये भी बताना है। क्योंकि देखो पार्ट ऑफ स्पीच बताना इट्स लाइक नेसेसरी, नेसेसरी है ना। एग्जाम में पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आता है, बट हाँ एरर के टाइम पर, फिलर्स के टाइम पर जरूर आता है।
आगे जरा देखते हैं कि आंसर आपका क्या होगा। प्रॉमिसिंग से रिलेटेड ऐसा कौन सा वर्ड है जो सिमिलर मीनिंग रखता हो और जिसका मीनिंग बिल्कुल भी चेंज ना हो, तो सेम मीनिंग निकल करके आए। तो देखिए कौन सा होगा। पहली बात, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ओ यू एस पर खत्म होने वाला वर्ड हमेशा याद रखिएगा। जिस वर्ड की एंडिंग में ओ यू एस आता है, ठीक है, जिस वर्ड की एंडिंग में ओ यू एस आता है, हमेशा याद रखिएगा वो पार्ट ऑफ स्पीच एग्जेक्टिव का होता है। वो पार्ट ऑफ स्पीच एग्जेक्टिव का होता है, इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। ठीक है, आइए जरा देखते हैं कि किस वर्ड का कौन सा मीनिंग है। सबसे पहली बात, प्रॉमिसिंग। प्रॉमिसिंग का मतलब होता है वादा करना। आपने किसी से वादा किया, प्रॉमिस किया, आपने किसी के लिए अग्रीमेंट किया, ठीक है। पोटेटेंस का मतलब क्या होता है, ओ यू एस आ रहा है ना। आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए अब आप देखिए इसमें यहाँ पर वर्ड्स के मीनिंग आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। क्या आ रहा है कमेंट बॉक्स में आंसर? आंसर आपके बिल्कुल सामने है। आपको चलिए आइए देखते हैं। देखिए पोटेंटस वर्ड का मतलब, पोटेंटस वर्ड जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच एग्जेक्टिव की कैरी करता है। क्यों करता है? क्योंकि ओ यू एस आ रहा है लास्ट में, ठीक है। प्रोटेटेंस वर्ड का मतलब होता है साइन और वार्निंग, मतलब किसी भी इंसान को गिविंग अ साइन, संकेत देना या वार्निंग देना दैट समथिंग बैड, मतलब कुछ चीज ऐसी है जो बैड होने वाली है, बुरी होने वाली है। सामने वाले को आप इंडिकेशंस दे रहे हैं, सामने वाले को आप इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई तेरे साथ या तुम्हारे साथ ये कुछ चीज गलत हो सकती है, ठीक। इट मीन्स ये आंसर नहीं होगा। अब देखिए कैलिजिनस ओ यू एस अगेन है, मतलब कि पार्ट ऑफ स्पीच एग्जेक्टिव का है। इट मीन्स डार्क, अंधेरा, मेस्टी, ग्लोमी, हार्ड टू सी, मतलब कि इतना ज्यादा अंधेरा होना या इतना ज्यादा डार्कनेस होना कि सामने कुछ भी दिख पाना मुश्किल होना। इट मीन्स ये भी नहीं होगा। अमेनेशियस वर्ड का भी मतलब होता है थ्रेटनिंग, मतलब कि धमकी देना किसी को, ठीक है। किसी को धमकी देना और खास तौर से सजेस्ट करना हार्म और डेंजर्स चीजों को। डेंजर्स मतलब जो बुरी हैं, जो खतरनाक हैं। ये भी आंसर नहीं होगा। ओमिनस का मतलब होता है दैट समथिंग बैड, कोई भी चीज बैड होने वाली है, ठीक है। बेटा यूनानिमस का मतलब होता है, यूनानिमस का मतलब होता है एक मत्ता, अग्री टू वन पॉइंट। ये दोनों वर्ड्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। अग्री टू वन पॉइंट, अग्री टू वन पॉइंट, किसी भी एक चीज पर सहमति होना, एक मत होना। अग्री टू वन पॉइंट उसे यूनानिमस कहते हैं। ये ओमिनस है, दैट मीन समथिंग बैड और अनप्लेजेंट, कोई चीज जो बहुत बुरी है और बुरी होने वाली है, ठीक है। कोई चीज भविष्य में होने वाली है, बुरी होने वाली है। अच्छा, प्रोपिटस वर्ड का मतलब होता है फेवरेबल, ठीक है। फेवरेबल, कोई भी चीज जो आपके फेवर में हो, जो अच्छी हो, है ना, जो गुड हो। इट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि गिवन बिलो गिवन 6 सेंटेंसेस, आपको कितने सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं? 6 सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं इन जम्बल्ड फॉर्म, मतलब कि ऑलरेडी वो जम्बल्ड हैं, उनको फिर से आपको रीअरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सेंटेंस बी इज टू बी फिक्स 4th प्लेस, ओके। आप आफ्टर रीअरेंजमेंट, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि आपको नीचे 6 सेंटेंसेस दिए गए हैं एक जम्बल्ड फॉर्म में, जिसमें से सेंटेंस बी जो है वो फिक्स्ड है 4th प्लेस पर आने के लिए। मतलब आप सेंटेंस को इस तरीके से जम्बल्ड करिएगा कि बी वाला जो सेंटेंस है वो 4th नंबर पर आए। आ जाओ जरा देखते हैं। फिर देखो एक बार और आगे पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। यू हैव टू रीअरेंज द रिमेनिंग सेंटेंसेस टू मेक अ कॉन्टेक्चुअल मीनिंगफुल पैराग्राफ। आपको दिए गए बाकी सेंटेंसेस को रीअरेंज करना है, लेकिन कुछ इस तरह से रीअरेंज करिएगा कि ये जो बी वाला सेंटेंस है ना, ये 4th नंबर पर आए। आपका ये जो बी सेंटेंस है वो आपका 4th नंबर पर आना चाहिए। अच्छा, आप एक चीज गौर करिएगा, ये जो मैंने रीअरेंजमेंट दिया है ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में है, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में है। देखो कैसे, फर्स्ट वाले सेंटेंस में मैंने आपको 2 ब्लैंक भी दिए हुए हैं, है ना, 2 ब्लैंक भी दिए हुए हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। 5th वाले सेंटेंस में मैंने आपको वर्ड स्वैप का क्वेश्चन भी दे दिया है। 5th वाले सेंटेंस में मैंने आपको वर्ड स्वैप का क्वेश्चन भी दे दिया है ना, दिख रहा है ना इतना चीज। और बी वाले सेंटेंस में मैंने आपको एरर फाइंड करने के लिए भी दिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बी सेंटेंस जो है वो पार्ट वाइज डिवाइडेड है, पार्ट वाइज डिवाइड है, ठीक है। इट मींस मैंने यहां पर आपको एरर के लिए भी क्वेश्चन दिया है। ये एक नया पैटर्न मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको एग्जाम में हेल्पफुल हो, ठीक है। तो चलिए आइए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका। Which of the following would be the first sentence after rearrangement? ध्यान दीजिएगा, बी वाला सेंटेंस आपका 4th लाइन बनेगा। अब आपको फर्स्ट लाइन बताना है कि फर्स्ट सेंटेंस आपका कौन सा होगा। नाउ जस्ट टेल मी द राइट आंसर, टेल मी द राइट आंसर गाइज। आइए देखते हैं। देखो, आपको हमेशा याद रखो, फर्स्ट सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए यू हैव टू फाइंड द सब्जेक्ट। यू हैव टू फाइंड व्हाट? यू हैव टू फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ द पैराग्राफ। आपको सब्जेक्ट यहां पर देखना है कि सब्जेक्ट किस लाइन में इंडिकेट किया जा रहा है। आइए, सबसे पहली बात, फर्स्ट सेंटेंस को हम पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट से एरर नहीं हो, मतलब फर्स्ट आपका नहीं बनेगा, ये तो मैं श्योरिटी दे सकती हूँ आपको क्योंकि ब्लैंक दिया हुआ है। आइए जरा तब भी जानते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है। सबसे पहले आओ एलिमिनेट करना चालू करते हैं चीजों को, ठीक है। देखो, इन एडिशन जो आपका 5th लाइन में दिया हुआ है, इन एडिशन से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देयर इज अ रीजन। रीजन ये है आपका कि इन एडिशन वर्ड एक तरीके का आपके सेंटेंस में क्लॉज क्रिएट करने का काम करता है, और जब कभी भी सेंटेंस की क्लॉज से शुरुआत होती है तो वो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। अदरवाइज किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की शुरुआत क्लॉज से नहीं होगी। दूसरी चीज, आइए, बी सेंटेंस उसने आपको बोला कि आपका 4th होगा, इट मींस ये बी तो आप यहां से कट कर ही दो। ई आपका ऑलरेडी इन एडिशन की वजह से नहीं बन रहा है, तो ई भी आपने कट कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या कह रहा है, बायोडाइवर्सिटी रिफर करती है द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, ठीक है, एंड देयर इंट्रैक्शंस विद ईच अदर। मतलब बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात हो रही है कि वो किस तरह से वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पर और उनके इंट्रैक्शन एक दूसरे के साथ किस तरह से वो दिखाती है, रिफर करती है ना। एंड देयर एनवायरमेंट, और उनका एनवायरमेंट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। थर्ड सेंटेंस देखिए, एफर्ट टू कंजर्व, क्या एफर्ट्स डालने चाहिए हमें कंजर्व करने के लिए बायोडाइवर्सिटी।
कैन बी मेड बाय इंडिविजुअल इन मैनी वेज, कि बायोडाइवर्सिटीज को मेड बनाया जा सकता है इंडिविजुअली कई अलग अलग तरीकों से। क्या इसमें आपको सब्जेक्ट दिख रहा है? नहीं। हम किस सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं? थर्ड में वो नहीं बताया जा रहा। थर्ड में ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से एफर्ट डाले जा सकते हैं उस चीज को कंजर्व करने के लिए। इट मींस थर्ड सेंटेंस भी आपका सब्जेक्ट लाइन नहीं होगा। अब देखिए, ए में आपको मैंने पहले ही बताया कि ब्लैंक वाला है, मुझे नहीं लगता कि ये होगा, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि इट यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट, मतलब कि सब्जेक्टिव वो दिया हुआ है, तो हम देख सकते हैं क्योंकि इट से सेंटेंस की शुरुआत, पैराग्राफ की शुरुआत हो सकती है। तो आइए जरा देखते हैं। इट इज डैश टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी बिकॉज इट प्रोवाइड्स, ये प्रोवाइड करता है डैश इकोसिस्टम सर्विस such as air and water purification, a nutrient cycle and climate regulation। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में बताया जा रहा है कि बायोडाइवर्सिटीज आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करती है। तो प्रोवाइड करने से पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन तो देना पड़ेगा ना, कि हम किस चीज के बारे में बात करें। ये तो हम उसका काम बता रहे हैं कि हमें बायोडाइवर्सिटी से ये चीजें हमें मिल जाती हैं, है ना। इट मीन्स डी सेंटेंस आपका ओपनिंग सेंटेंस होगा, फर्स्ट सेंटेंस आपका डी होगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखिए, लास्ट सेंटेंस कौन सा होगा। अब देखो, डी आपका पहला सेंटेंस है, बी आपका फोर्थ सेंटेंस है। नाउ यू जस्ट हैव टू फाइंड द लास्ट सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस क्या होगा? देखो, हमने बी को, डी वाले सेंटेंस को फर्स्ट ओपनिंग सेंटेंस बनाया था, बी हमारा फोर्थ सेंटेंस है। अब आपने यहाँ पे बायोडाइवर्सिटीज को रिफर किया है, तो आप ये बताइए, फर्स्ट वाले में मैंने आपको बताया था ना कि बायोडाइवर्सिटी से हमें क्या क्या प्रोवाइड हो रहा है, उस बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो ये लास्ट सेंटेंस नहीं बनेगा। लास्ट सेंटेंस हमेशा कंक्लूजन के सेंटेंस को बनाया जाता है, जहां पर रिजल्ट की डिस्कशन होता है। और रिजल्ट आपका किस में डिस्कशन हो रहा है? रिजल्ट आपका ई वाले में हो रहा है। क्यों? क्योंकि सी में एफर्ट दिखाए जा रहे हैं कि कंजर्व करने के बायोडाइवर्सिटीज को क्या क्या एफर्ट्स डाले जा सकते हैं। दैट मीन्स ये मिडिल सेंटेंसेस होंगे। अब देखिए, इन एडिशन का मतलब है इसके साथ ही साथ हम अगर और चीजें देखें तो इट इज अ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। ये एक इंपॉर्टेंस है, पैरामाउंट मतलब बहुत बड़े लेवल पे इंपॉर्टेंस है। टू स्प्रेड, फैलाने में, pretending to the significance of biodiversity and exhort other to underestimate measure of prevention, others to understate measure of prevention। prevention का मतलब क्या होता है? सॉरी, preservation, सॉरी टंग स्लिप गाइस। preservation एक पार्ट ऑफ स्पीच नाउन का है। तो आपको क्या पता चला है? एफ को भी देख लेते हैं भाई, एफ भी तो बचा है। हाँ, इंडिविजुअल्स कैन ऑल्सो टेक एक्शन। इंडिविजुअल्स मतलब अलग अलग, अगर हम एक ग्रुप की बात ना करें, अलग अलग देखें, तो वो टेक एक्शन ले सकते हैं टू रिड्यूस हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड फ्रेगमेंटेशन बाय सपोर्टिंग सस्टेनेबल लैंड यूजिंग प्रैक्टिसेस सच एज एग्रोफॉरेस्ट्री एंड कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। इसका लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा लास्ट में आने का। आप बताइए, आपको क्या लगता है लास्ट सेंटेंस क्या बनेगा? कमेंट में बताइए। कमेंट में देख रही हूँ, कमेंट्स में देख रही हूँ। देखो, ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, द पैराग्राफ डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटीज। ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है वो आपको ये बता रहा है कि किस तरह से कंजर्व किया जा सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन या कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटीज, और उनके अलग अलग वेज। जैसे कि हमने फिफ्थ एफ वाली लाइन में पढ़ा ना क्लियरली कि इंडिविजुअल्स कैन ऑल्सो टेक एक्शन टू रिड्यूस, मतलब अलग अलग तरीके से भी उनको टेक एक्शन लिए जा सकता है, एक्शन टू रिड्यूस करने के लिए, है ना।
तो इसमें बताया जा रहा था द वे इंडिविजुअल्स कैन कंट्रीब्यूट टू द एफर्ट, कि मतलब अलग अलग तरीके से भी वो किस तरह से एफर्ट्स डाल रहे हैं। बहुत सही, बहुत बढ़िया। देखो एक सिंपल सा मेथड, देखो सिंपल सी बात समझो। अगर आपको कभी भी पैरा टफ लगता है तो आप सब्जेक्ट लाइन से चीजों को मैच करना शुरू करिए, पेयर बनाना शुरू करिए। डी में हमारे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन है कि बायोडाइवर्सिटीज क्या क्या रिफर करती है। अब वो कंजर्व क्या क्या करती है उसके बारे में हमने ए में बता दिया, मतलब कि ए हमारी सेकंड लाइन बन जाएगी। हमने उसमें बताया कि भाई हमारा सब्जेक्ट ये है और हमें उससे ये चीजें प्रोवाइड होती हैं, ये चीजें हमें मिलती हैं, है ना। ये हमने ए में आपको क्लियरली बताया। देखो पेयर बनाओगे ना तो आपको नो डाउट बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब देखो इसी से आगे देखो, आप अलग अलग ढूंढने से बेटर है, मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप एक बार में पूरा पेयर बना लो और आंसर्स का करना शुरू कर दो। अब देखो डी से हमने ए पे गए, ए से सेंटेंस किस पे जा सकता है, ए से सेंटेंस क्यों, क्योंकि बी हमारा फोर्थ सेंटेंस है, बी हमारा फोर्थ सेंटेंस है। तो थर्ड सेंटेंस देखिए आइए क्या होगा। क्लाइमेट के रेगुलेशन के बारे में बात हो रही है कि भाई वो क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है ए में, ठीक है। अब उनके एफर्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एफर्ट्स जो हैं उनके कंजर्व करने में बायोडाइवर्सिटीज को कैन बी मेड बाय इंडिविजुअल्स। वो मेड मतलब बना सकते हैं अलग अलग तरीकों से, अलग अलग तरीकों से वो कैसे बनाएंगे, इंडिविजुअली। अब आप यहाँ पे देखो, आपने सी में इंडिविजुअल की बात करी और एफ में भी आप इंडिविजुअल की ही बात कर रहे हो, इट मींस एफ आ जाएगा और ये आ जाएगा ई। करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, लास्ट सेंटेंस। बहुत सिंपल सा तरीका था, है ना। आप पेयर बना लो, पेयर बनाने में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। पेयर बनाने का जो मेथड होता है ना वो अक्सर एग्जाम में काम कर जाता है, क्योंकि पेयर से आप ये काउंट कर सकते हो कि कौन सा सेंटेंस किससे रिलेट कर रहा है ना। तो अब आई डोंट थिंक कि इसमें आपको दिक्कत आएगी। अब देखो क्या कह रहा है, which of the following would be the correct rearrangement of the phrase given in the sentence B। अब आपसे कह रहा है एग्जामिनर कि आप सिर्फ और सिर्फ बी वाले सेंटेंस को रीअरेंज करिए, पूरा पैरा रीअरेंज नहीं करना है, आपको सिर्फ बी वाला सेंटेंस रीअरेंज करना है। चलिए बताइए, आइए जरा जानते हैं बी में क्या बात हो रही है, ठीक है। देयर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स, उनके जो हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स जो हैं, सच एज बाइंग लोकल एंड ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। वो क्या करते हैं, बाइंग लोकल एंड ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करते हैं। वन सच वे इज बाय रिड्यूसिंग बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। और अब देखो सेंटेंस की शुरुआत देयर से हो सकती है, बाय से नहीं होगी, बाइंग से भी नहीं होगी, ठीक है। सेंटेंस की शुरुआत या तो फर्स्ट से होगी या तो थर्ड से होगी। वन सच वे इज बाइंग रिड्यूसिंग, ठीक। एक सही सच वे, सही तरीका क्या है, इज बाय रिड्यूसिंग, कि रिड्यूस करना देयर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स, उनके इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स को, सच एज by using public transportation, by using public transportation or buying local and organic produce। so it would be third answer। समझ में आया, हाँ या ना, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अब देखिए क्या कह रहा है, इन द सेंटेंस ई, ई वाले सेंटेंस में देर आर 5 हाईलाइटेड वर्ड्स, 5 हाईलाइटेड वर्ड्स दिए गए हैं। चूज द वर्ड विच इज इनकोहेरेंट विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। चलिए टेल मी द राइट आंसर गाइस।
चलिए बताइए। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है, यू जस्ट हैव टू, आपको फर्स्ट वाला पार्ट ई का देखना है, पांचों हाइलाइटेड वर्ड्स देखने हैं। आपको देखो एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो आपको यहाँ पर एक्सप्रेस्ड कर रहा हो, जो कंफ्यूजिंग वे, अनक्लियर, मतलब सेंटेंस के ऐसा वर्ड ढूंढना है आपको जो सेंटेंस के अकॉर्डिंगली नहीं है, कॉन्टेक्चुअली यहाँ पर नहीं है। पांच हाइलाइटेड वर्ड दिए गए हैं, पांचों में यू जस्ट हैव टू फाइंड कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो यहाँ पर पूरी तरह से कॉन्टेक्चुअल नहीं है, कॉन्टेक्स्ट के बेस पर नहीं चल रहा है, कॉन्टेक्स्ट के बेस पर नहीं चल रहा है। यू जस्ट हैव टू फाइंड दैट वर्ड। देखो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज कि पैरामाउंट का मतलब होता है सुप्रीम, कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है ना, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, पैरामाउंट है, पैरामाउंट का ही मतलब ही यही होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, वर्ड्स को बताइए जल्दी जल्दी। आप लोग मुझे मीनिंग भी बताइए, कमेंट में मीनिंग भी आना चाहिए आपका। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, कॉग्निजेंस का मतलब होता है, एक तरीके से आप कह सकते हो, देखो ए वाले जो वर्ड्स होते हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच कौन सी कैरी करते हैं, नाउन की करते हैं, है ना, बिल्कुल। कॉग्निजेंस का मतलब होता है अवेयरनेस, किसी चीज की जागरूकता होना, अवेयरनेस होना। अंडरस्टेट का मतलब क्या होता है, अंडरस्टेट, अब ये मत पूछने लग जाना कि अंडरस्टेट का मीनिंग क्या होता है, मैम अंडरस्टेट तो हमें मालूम ही नहीं है ना, अंडरस्टेट मत पूछने लग जाना। चलिए आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, एक्सॉर्ट का मतलब होता है किसी चीज के लिए अर्ज करना, सामने वाले को किसी चीज के लिए फोर्स करना, इनकरेज करना, ठीक है, इनकरेज करना। चलिए देखिए, इन एडिशन इट इज अ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है टू स्प्रेड अवेयरनेस, की अवेयरनेस को फैलाया जाए, pertaining to the significance of biodiversities एंड एक्सॉर्ट, इंकरेज किया जाए अदर्स टू अंडरस्टेट मैरिज ऑफ प्रिजर्वेशन। अंडरस्टेट वर्ड जो है ना वो बिल्कुल भी यहाँ पर सही नहीं है और ये कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं ना आप मुझे अंडरस्टिमेट कर रहे हैं, अंडरस्टेट कर रहे हैं, अंडरस्टेट का मतलब होता है किसी चीज की इंपॉर्टेंस को खत्म करना, किसी चीज को इंपॉर्टेंट ना समझना। और बाकी पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है आपका वो बायोडाइवर्सिटीज के बारे में बता रहा है कि हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, कैसे उसको लोगों के बीच में फैलाना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। तो अंडरस्टिमेट वर्ड जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर कॉन्टेक्चुअली नहीं है फिट, तो इसको आप यहाँ से हटा दोगे। ठीक है, चलिए अब आपको फर्स्ट ए ब्लैंक में दो एक ऐसा वर्ड चूज करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर टू ब्लैंक्स गिवन इन द सेंटेंस ए, दो ब्लैंक ए सेंटेंस में दिए गए हैं, यू मस्ट टू सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड, आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट एक वर्ड ऐसा चूज करना है जो दोनों ही ब्लैंक में आ जाए, जो दोनों ही ब्लैंक में आ जाए, एक ही वर्ड, ठीक है, सिंगल वर्ड आपको चूज करना है। जस्ट फाइंड आउट गाइस, वर्ड्स के मीनिंग मैंने दे रखी है। चलिए आप लोग पहले वर्ड्स के मीनिंग देख लीजिए ताकि आप लोग मुझे बता पाओ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इन वर्ड्स का। आइए जरा देखते हैं सेंटेंस क्या कह रहा है। इट इज डैश टू कंजर्व,
ये क्या है, डैश है कंजर्व करने में बायोडाइवर्सिटीज बिकॉज इट्स प्रोवाइड डैश इकोसिस्टम, क्रिटिकल इकोसिस्टम, सी इज द राइट आंसर, क्रिटिकल। पैराक्यूएट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, देखो कैसे, कैसे नहीं होगा। क्रिटिकल का मतलब होता है वाइटल इंपॉर्टेंस, essential, also can refer to being highly analytical and judgmental। तो करेक्ट आंसर क्रिटिकल है आपका यहाँ पर, ठीक है। देखिए आप सब लोग इतना जान लो कि पेपर आपका 4 मार्च को है और आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन को सही रखना है, हड़बड़ाइएगा नहीं। जैसे बाकी बच्चों का 25th वालों का पेपर अच्छा गया वैसे ही आपका भी जाएगा। यू जस्ट हैव टू डू कि आप कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, कॉन्फिडेंट रहिए, पढ़ाई करिए, अच्छे से करिए, जो ज़रूरी सेगमेंट्स हैं उन पर ध्यान दीजिए, ठीक। और सेशंस को डेली वॉच करते रहिए। मैं आप लोगों से 4 मार्च का पेपर भी डिस्कस करूंगी, जो भी पेपर आएगा वो पूरा पेपर आपसे लाइव डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं किया हुआ है तो। अच्छा, सुबह 11 बजे आप लोगों की एक क्लास चल रही है 11 AM पर, ठीक है। 11 AM की एक क्लास है आप लोगों की, उसको बिल्कुल मिस मत करा करिए। ये स्पोकन क्लास है, स्पोकन वाला जो बैच चल रहा था ना उससे ही रिलेटेड क्लासेस हैं जिसमें हम ग्रामर के रूल्स आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह 11 बजे की क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ वेरी ब्लेस्ड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन।